नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ अनंत। उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद सरकार के चुनावी वादों को पूरा करने की राह में लगातार कुछ न कुछ रोड़े सामने आते जा रहे हैं और चुनावी वादे कब पूरे होंगे, कैसे पूरे होंगे, यही जनता की तरफ से लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं। मौजूदा वक्त में सड़कों को ठीक करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए योगी सरकार को तकरीबन 36,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। केंद्र सरकार के उससे उत्तर प्रदेश को तोहफा मिला है। सड़क निर्माण और मरम्मत के लिए 10,000 करोड़ रुपए मिले हैं, तो वहीं बुंदेलखंड के लिए 6 लेन हाईवे प्रोजेक्ट पास किया गया। तो वहीं कुंभ क्षेत्र में भी सड़कों का जाल बिछाने की बात कही गई है। पैसे तो मिल चुके हैं, लेकिन अब पूरे काम कैसे होंगे। साथ ही साथ ये भी यहां पर एक पेंच अटक रहा है कि जब वित्त मंत्री अरुण जेटली के सामने ज्यादा पैसों की मांग रखी गई तो अरुण जेटली ने कहा कि भाई राज्य को अपनी जरूरतों पर खुद ही फंड एकत्रित करना होगा और जरूरतों के लिए फंड एकत्र करके उन जरूरतों को पूरा करना होगा। तो संकल्प पत्र में जो वादे किए गए थे और उसके बाद जो योगी सरकार वादे कर रही है, उन वादों को लेकर जो पेंच अटक रहा है पैसों को लेकर, उसको पूरा कैसे किया जाएगा और जो पैसे मिले हैं केंद्र की तरफ से उसमें किसी भी कमीशनखोरी पर लगाम कैसे लगेगी, दलालों को कैसे रोकेगी योगी सरकार। लोकतंत्र आज इसी पर देखिए आप रिपोर्ट। यूपी चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। योगी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में इसका ऐलान भी कर दिया था। लघु और सीमांत किसानों का सरकार ने 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया, लेकिन 2 महीने से भी ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी इसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। किसानों की कर्ज माफी के लिए योगी सरकार को करीब 36,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन इतने पैसों का इंतजाम कर पाना रेगिस्तान में पानी तलाशने से कम नहीं है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोमवार को हुई मुलाकात का एक अहम मुद्दा किसानों की कर्ज माफी से ही जुड़ा था। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कर्ज माफी की मांग को लेकर किसान आंदोलन के चलते योगी सरकार बैकफुट पर है। उसे डर है कि कहीं यूपी के किसान भी इस राह पर न निकल पड़े। खबरों के मुताबिक योगी सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का फॉर्मूला तैयार किया है। इसके तहत सरकार 16,500 करोड़ रुपए का कर्ज केंद्र सरकार से लेगी और करीब 20,000 करोड़ अलग अलग विभागों का बजट काट कर जुटाया जाएगा। लेकिन इस राह में दिक्कतें भी तमाम हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली कई बार कह चुके हैं कि किसानों के कर्ज माफी के लिए राज्य केंद्र का मुंह न देखे और अगर वो इस बारे में कोई फैसला करते हैं तो उन्हें अपने संसाधन खुद जुटाने होंगे। States which want to go in for these kind of schemes will have to generate them from their own resources. Beyond that, as the central government, I have nothing to say. हालांकि सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने यूपी को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि केंद्र ने यूपी में सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए 10,000 करोड़ रुपए का तोहफा दिया। बीजेपी को 19 में से 19 सीटें देने वाले बुंदेलखंड के लिए 6 लेन हाईवे प्रोजेक्ट पास कर दिया गया है। आगरा लखनऊ जो एक्सप्रेस वे है, इससे होते हुए जाएंगे झांसी तक 6 लेन के इस मार्ग के निर्माण की और झांसी से चित्रकूट होते हुए इलाहाबाद तक 4 लेन अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति दी। अभी तो उसके डीपीआर के आदेश भी किए हैं और उस पर कार्य भी प्रारंभ होंगे। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन कुंभ के लिए संगम नगरी इलाहाबाद को भी केंद्र ने गिफ्ट दिया है। 2019 के महाकुंभ को देखते हुए सड़कों का जाल बिछाने पर केंद्र के साथ सहमति बनी है। लखनऊ के लिए 7 एलिवेटेड सड़कों के निर्माण को भी मंजूरी मिली है, तो 73 राजकीय राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने पर भी चर्चा हुई। यूपी के महानगरों को आपस में जोड़ने के लिए लिंक रोड बनाए जाने पर भी सहमति बनी। वैसे केंद्र सरकार से पैसे की मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन कमीशनखोरी और दलाली के चलते इन पैसों का सही इस्तेमाल हो पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान बड़े बड़े दावे किए थे, जिनमें सबसे बड़ी बात की गई थी किसानों के कर्ज को माफ करने का। लिहाजा सरकार बनने के बाद उसको लेकर पहली कैबिनेट में प्रस्ताव भी पास कर दिया गया, लेकिन अब सरकार के पास विकास कार्यों के लिए पैसे नहीं हैं। इस पर सरकार ने विभागवार तरीके से बैंकों से लोन लेने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में विकास की डुगडुगी बजाकर चुनावी बैतरणी को पार करने के बाद भाजपा ने प्रदेश के भीतर सरकार बनाई।
लेकिन प्रदेश सरकार के अधीनस्थ विभागों के पास विकास के नाम पर बजट की कमी है, जिसको लेकर प्रदेश की योगी सरकार ने विभागों को बैंकों से लोन लेने के निर्देश दिए हैं। आइए नजर डालते हैं उन विभागों पर जिनको विकास कार्यों के लिए लोन की आवश्यकता है। लोक निर्माण विभाग, यूपी राजकीय निर्माण निगम, सड़कों का निर्माण 2600 करोड़। यूपी राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, राजमार्गों का निर्माण 2500 करोड़। यूपी सेतु निगम, पुलों का निर्माण 1000 करोड़। औद्योगिक विकास, यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, एक्सप्रेसवे निर्माण 3500 करोड़। आवास एवं शहरी नियोजन, यूपी आवास विकास परिषद, नगरीय आवास 1000 करोड़। नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, सूडा, नगरीय आवास 1000 करोड़। ग्राम्य विकास, यूपी ग्रामीण आवास परिषद, ग्रामीण आवास 3000 करोड़। ऊर्जा विभाग, यूपी पावर कारपोरेशन, विद्युत वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण 800 करोड़। यूपी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन, पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण 1020 करोड़। यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम, विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का निर्माण 160 करोड़। यानी विभागवार अगर बैंक से लोन की बात करें तो तकरीबन 16,580 करोड़ रुपयों का कर्ज बैंक से लेना होगा, तब जाकर विकास की योजनाओं का सृजन हो पाएगा। 1 लाख करोड़ की घोषणा सरकार ऑलरेडी कर चुकी है। पैसा केवल वही 3% है नई योजनाओं का, जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। कि अगर चिकित्सा विभाग लेना चाहता है ऋण, तो वो क्या उसके प्रति गिरवी क्या रखेगा? उसकी नेटवर्थ चाहिए ना, तो अपने अस्पतालों को गिरवी रखेगा। और कल को अगर सरकार ऋण वापस नहीं कर पाती है तो बैंक के पास हक होगा कि अस्पताल को वो सीज कर ले। वहीं दूसरी तरफ कृषि मंत्री की माने तो विभाग के लोन लेने में कोई हैरत की बात नहीं है। वहीं उन्होंने योगी सरकार के विकास की बातों को दोहराया है। और कर्ज माफी के लिए, किसानों के कर्ज माफी की घोषणा हमने की है, तो उसका भी वित्तीय भार आएगा, तो हमें संसाधन तो उसके लिए जुटाने ही पड़ते हैं। विकास के दावे और बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने प्रतिबद्धता दिखाई थी, लेकिन राजस्व के खजानों का खालीपन सरकार के हाथ को सिकोड़ रहा है। ऐसे में जनता का कितना भला कर पाएगी सरकार, इस पर सवालिया निशान खड़ा होने लगा है। विक्रम मिश्रा, APN, लखनऊ। जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं, बेहतर चर्चा के लिए हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव साहब हैं, उत्तर प्रदेश बीजेपी से प्रवक्ता हैं। हसीब सिद्दीकी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कृष्णकांत पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस। राजकुमार भाटिया हमारे साथ हैं, नेता सपा। और SP सिंह, पूर्व IG। सर, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत हरीश श्रीवास्तव साहब आप से करूंगा कि जो राजस्व जो खजाना जो खाली है उसकी बात तो बाद में करेंगे, जो अभी जो 10,000 करोड़ रुपए मिले हैं, इसमें सुनिश्चित कैसे किया जाएगा कि बिना किसी धांधली के, बिना किसी भ्रष्टाचार के पूरा पैसा जनता के उपयोग में लाया जाए? देखिए आनंद जी, माननीय योगी जी ने पहले ही सभी विभागों में ई-टेंडर के माध्यम से काम कराने की व्यवस्था को सुनिश्चित किया है और उसके लिए सभी संबंधित विभागों को सरकार की तरफ से आदेश चले गए हैं। पूरी पारदर्शी व्यवस्था के तहत कार्य हो जी, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता हो जी, इसलिए इसके लिए भी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भी उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को भी जिम्मेदार बनाया है। तो ये तो सरकार की जो कमिटमेंट है, सरकार की जो नियत है, उसके आधार पर ये सुनिश्चित होगा कि जो हमने जो वादा किया था जनता से कि हम एक भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी सरकार देंगे, तो उस दिशा में जो सरकार ने काम किए हैं वो इस बात के प्रमाण है कि सरकार की नीयत पूरी तरह से साफ है और मनसा साफ है कि वो एक पारदर्शी व्यवस्था दे, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था दे। ठीक है। SP सिंह साहब, सरकार की मंशा भले ही यहाँ पर साफ हो, लेकिन जो ढांचा है, सरकारी जो ढांचा है, क्या वो इतना बेहतर, इतना सुदृढ़ है कि बिना भ्रष्टाचार के पूरी कार्रवाई हो सके? क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे पिछले सरकारों का, वो भी ऐसा ही कुछ नजर आता है। देखिए, इसीलिए तो आपको दिखाई दे रहा है कि 2 महीने के अंदर कोई खास परिवर्तन दिखाई नहीं दिया है जी, क्योंकि व्यवस्था तो वही है ना, वही ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, उसी को इनहेरिट किया है सरकार ने जी। उसको अब ये के काम के ढर्रे पे लाना, काम उनसे लेना, उनसे कैसे रिश्वतखोरी ना करें। अब जैसे PWD की सड़कें बनेंगी जी, तो जो कुछ कमीशन फिक्स है उसको कैसे रोकेंगे जी, उसकी कोई कार्य योजना चाहिए। देखो, इंजीनियर्स तो पैसा लेंगे, ठेकेदार देगा, बिल्कुल ठीक है, ऊपर मंत्री नहीं लेगा या प्रमुख सचिव लेना बंद कर देगा, इतना ही कर सकते हैं।
लेकिन नीचे वो पैसा नहीं लेगा, उसको रोकेंगे कैसे लूप होल्स को? जी वो कार्य योजना चाहिए ना, खाली कहने से नहीं रुकेगा वो तो पैसा अभी भी ले रहे हैं। अभी जो सड़कों की मरम्मत हो रही है, किसी जिले में जाके पूछ लीजिए ठेकेदारों से, मेरे तो कई वॉलंटियर्स हैं छोटा छोटा काम करते हैं, ठेकेदारी काम करते हैं जी। वो कैसा 20% कमीशन अभी भी चल रहा है जी। कमीशन नहीं रुका है बिल्कुल भी जी। तो मेरा कहने का मतलब ये, जब तक व्यवस्था में आमूलचूल कोई ऐसी व्यवस्था बने, ये बहुत चैलेंज है एक्चुअली जी। सरकार के लिए, बहुत बड़ा चैलेंज है ये। जी। कह तो रहे हैं संकल्प है सरकार का, लेकिन करेंगे कैसे, हो नहीं रहा है जी। वो बहुत बड़ा चैलेंज है ना जी। खाली कहते कहते में समय ना गुजर जाए, मेरी वो आशंका है जी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां आ रही हैं। देखिए जी 4500 करोड़ रुपए का गड्ढों के लिए बजट चाहिए, जी 1500 करोड़ रिलीज हुआ है। जी तो मैंने तो पहले भी कहा था कि 15 जून तक सड़कें रिपेयर नहीं हो पाएंगी, गड्ढे मुक्त नहीं हो सकते। मैं आज भी कह रहा हूं इस बात को, 15 जून में समय कितना बचा हुआ है। जी क्योंकि अगर आपको काम कराना है तो पैसा दो ना, कभी काम होगा ना। अगर जिलों में 1500 करोड़ रुपए रिलीज करेंगे, चाहिए 4500 करोड़ रुपया, एक चौथाई पैसा देंगे आप, एक तिहाई पैसा देंगे, तो सड़कें कैसे गड्ढे मुक्त हो जाएंगी 15 तारीख तक? इसलिए कोई भी बात जो कह रही है सरकार, उसको समयबद्ध तरीके से अगर नहीं होगा, सरकार का इकबाल गिरेगा। ये कहते हैं, होता नहीं है वो। यही किसानों की ऋण माफी का इशू भी है। किसानों की ऋण माफी का 5 वर्ष में ही पूरा हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, 5 वर्ष में पूरा हो जाए, क्योंकि कार्य योजना अभी आई नहीं है, कैसे होगा? देखिए बैंकों में 2 महीने का, देखिए घोषणा हुए 2 महीने हो गए, नहीं बैंकों में वो पैसे ब्याज की सुई घूम रही है, ब्याज की सुई नहीं रुकी है। सरकार की तरफ से क्या वो नोटिफिकेशन सरकार जारी नहीं हुआ है माफ सर, करेगी? और हाल ही का बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। मेरठ की कुछ किसानों जारी भी हो जाए, सरकार पर बाध्यता नहीं, उनके ऊपर बैंकों पर इंटरेस्ट बाध्यता नहीं लगकर है, नोटिस आ रहे बैंक तो हैं। सरकार के अंडर में आते नहीं। ठीक है, बिल्कुल अभी भी नोटिस आ रहे हैं रिकवरी के। जी कृष्णकांत पांडे जी आपके पास मांगूंगा सरकार के जी हरीश जी। अनंत जी मैं जरा जवाब दे दूं फिर। जी आदरणीय सिंह साहब ने 2-3 मुद्दे उठाए। ये वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और इनको पूरे ब्यूरोक्रेटिक सेटअप का और प्रशासनिक व्यवस्था की पूरी तरह से विज्ञ है। देखिए बहुत सारे नियम कानून हैं, लेकिन अगर नीयत साफ होती है, पॉलिटिकल विल है, तो भ्रष्टाचार को भी रोका जा सकता है और पारदर्शी व्यवस्था भी दी जा सकती है। जी ये केवल नियम कानूनों के साथ साथ सवाल में मैंने वही जिक्र किया था कि आपके शायद मंशा साफ होगी, लेकिन जो ढांचा है, ढांचा वही है, उस ढांचे को सुधारने की जरूरत है। और सर पहली बार यही मिल गई 15 तारीख तक आपने कहा था कि गड्ढा मुक्त प्रदेश होगा, 2 दिन बचे हुए हैं, पीडब्ल्यूडी हाथ खड़े कर चुका है कि भाई हमारे पास बजट नहीं है, 4.5 लाख की जरूरत थी, 1250 हमारे पास मौजूद है। अनंत जी देखिए अगर 100% नहीं 60,000 किलोमीटर करीब सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं। ये मैं 4-5 दिन 1 हफ्ते पहले की फिगर आपको बता रहा हूं, तो नहीं 100% सही। तो अगर इतना अचीवमेंट हुआ है तो इसको आप कम नहीं मानना चाहिए, जी पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो जैसा कि कोई व्यवस्था देने की बात कह रहे हैं, जो आपके पास ढांचा है, रातों रात आप इस ढांचे को कैसे बदल सकते हैं? कोई ब्लूप्रिंट ये प्रोवाइड कर बदलना सकता है सोल्यूशन नहीं है हरीश श्रीवास्तव जी। ब्यूरोक्रेसी को लेकर सुधारने की जरूरत बिल्कुल है। कार्य संस्कृति में जी ठीक सर, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। संस्कृति है, बिल्कुल हरीश जी वापस लौटूंगा। संस्कृति में ही सुधार हो सकता है। ठीक है कृष्णकांत पांडे जी, अभी तक उत्तर प्रदेश में जो सरकारें रही हैं, पब्लिक डोमेन के लिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए जो पैसा आया है उसका क्या हश्र हुआ है, ये बात सर्वज्ञात है। मौजूदा सरकार के सामने चैलेंज है कि आपको लगता है कि पारदर्शिता रहेगी, भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होगा? आनंद जी एक विभाग का उदाहरण देना चाहूंगा कि यह सही है कि उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद यहां के स्तर पे कहा गया कि कमीशनखोरी बंद कर दी जाए। लखनऊ में बैठे अधिकारी ने कमीशन लेना बंद कर दिया, इनके मंत्री ने कमीशन लेना अभी 85 दिन से बंद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस विभाग की जानकारी मुझे है। और जिले में 18% कमीशन धड़ल्ले से लिया जा रहा है। अब जिले के अधिकारियों की चांदी हो गई। जो कमीशन मंत्री, प्रमुख सचिव और यहां लखनऊ में हेडक्वार्टर के अधिकारियों को आता था, वो सारा कमीशन जिले पे ही बढ़ जा रहा है। अब चाहे उनके जेई हुआ करे, इंजीनियर हुआ करे या उनके जो भी अधिकारी हुआ करे, अब तो स्थिति हो गई कि उनके लिए और मालामाल की स्थिति हो गई। तो जब सारी मशीनरी जो जिस तरह की है, तो हम यह कैसे उम्मीद करें कि नहीं पारदर्शिता? हाँ यह सही है कि सरकार अगर अपना इकबाल कायम करने में कायम है, सरकार की हनक अगर बरकरार है तो समय लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कमीशन खोरी बंद हो सकती है, पारदर्शिता आ सकती है, बशर्ते सरकार की नीयत अच्छी होनी चाहिए। और एक बात और कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार को जिस तरह से आज यह था कि मोदी जी ने कुछ गिफ्ट दिया, जोगी जी को मोदी जी ने गिफ्ट दिया,
जी। स्थिति यह है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने स्वयं कहा था कि उत्तर प्रदेश के किसानों का सारा कर्ज हम माफ करेंगे, वह कर्ज माफ करने से केंद्र सरकार हाथ उठा ली और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले कैबिनेट की बैठक में ही कर्ज कुछ अंश तक, कुछ हद तक ही सही लेकिन फिर भी माफ करने की बात कही। 36,000 करोड़ रुपए जिसका लगभग बजट आ रहा था, और वह पैसे कहां से आए? साफ सी बात है कि केंद्र सरकार अगर उत्तर प्रदेश को कर्ज माफी के नाम पे पैसा देती है तो जितने गैर भाजपाई सरकारें हैं उन्हें देना पड़ेगा। जिस तरह से कर्नाटक में 2 अरब 65 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ है 2 महीने पहले, तमिलनाडु सरकार AIADMK के 1 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर रही है। पंजाब सरकार ने रिपोर्ट मंगा लिया, 24 जून को 88,000 करोड़ रुपया किसानों के कर्ज को माफ कर रही है। अब यह सारे लोगों को पैसा देना पड़े, इसलिए अलग तरीके से हमारे देश की केंद्र की सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को अन्य मदों में दे रही है ताकि वह लोन लेके अन्य किसी माध्यमों से, तमाम माध्यमों से किसी तरह कर्ज माफी के अभियान को आगे बढ़ा सके। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, जैसा अभी हमारे सिंह साहब बता रहे थे कि 5 साल में भी अगर कर्ज माफ हो जाए तो भी हम कहेंगे बड़ी चीज हो गई। तो हम एक पार्टी के यहाँ प्रतिनिधि के रूप में कहना चाहेंगे कि 5 साल तक भी किसी तरह कर्ज माफ कर दे। जिस तरह से अभी कम से कम मुख्यमंत्री की घोषणा हुई है कि बैंकों की रिकवरी कर्जदारों के यहाँ जाना शुरू हो गई है। अभी टीवी पे 2 दिन पहले देखने को मिला कि मुख्यमंत्री ने मना किया है, लेकिन बैंक को आप जबानी कब तक मना कर सकते हैं? आखिर वो अपने पैसे की रिकवरी तो करेगा ही करेगा। तो किसान तो हर तरह से परेशान, हर तरह से मारा जा रहा है। कहीं कोई इस तरह की बातें नहीं हो रही जिससे ये उम्मीद की जा सके। ठीक है सर, वापस लौटूंगा। राजकुमार जी आपके सामने आऊंगा कि मौजूदा सरकार को अपना इकबाल बनाने के लिए जनता के डोमेन में काफी सारे काम करने की जरूरत है, चाहे वो कर्ज माफी की बात हो, गड्ढा मुक्त प्रदेश की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो। लेकिन जो अब केंद्र सरकार की तरफ से जो सहायता मिली है, 10,000 करोड़ का जो तोहफा मिला है, क्या फायदेमंद साबित उतना ही होगा जितनी उम्मीद की जा रही है प्रदेश के लिए? नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए देना तो ऐसे समझो जैसे उठ के मुंह में जीरा। 10,000 करोड़ रुपए बहुत मामूली रकम है, और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है कि उत्तर प्रदेश सरकार को इससे कोई मदद मिलने वाली नहीं है जी। तो उत्तर प्रदेश को देना था तो 2-3 लाख करोड़ का पैकेज कम से कम दिया जाना चाहिए था, जिससे कुछ राहत मिलती। जहां तक ये कर्ज माफी की बात है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का केवल शिगुफा सिद्ध हो रहा है जी। जब ये वोट मांग रहे थे तो इन्होंने कहा था, अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि हम किसानों का सारा कर्ज माफ करेंगे जी। फिर ये सरकार, और ये कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में करेंगे जी। फिर ये सरकार में आ गए, तब भी कैबिनेट मीटिंग का इंतजार होता रहा, कर्ज माफी की वजह से वो मीटिंग नहीं हो पाई, बहुत लेट हुई। अब इन्होंने फिर आंकड़ा दिया, मीटिंग के दिन इनके प्रवक्ता ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 2 करोड़ किसानों का कर्जा हमने माफ कर दिया है। अब बाद में कहा जा रहा है कि 86 लाख किसानों का किया है, और 36,000 करोड़ का आंकड़ा बताया जा रहा है। जबकि अभी ये कोई तय नहीं कर पाए, इसका कोई फॉर्मेट तय नहीं कर पाए कि किन किसानों का होगा, कितना कितना कर्जा माफ होगा, उसकी कितनी रकम बनेगी और कितने किसान उसके दायरे में आएंगे। ये सब हवाई बातें हैं। 3 महीने सरकार को बैठे हुए होने जा रहे हैं जी। हमारी सरकार ने भी कुछ घोषणा की थी जब 2012 में सरकार बनी थी जी। पहले महीने में 17 लाख लैपटॉप बांट दिए थे, किसानों का कर्जा भी माफ किया था 17 लाख किसानों का। बिजली जो पानी है वो फ्री कर दिया था किसानों के लिए। किसानों की बीमा राशि दुगनी कर दी थी बढ़ा के। तो बहुत सी राहतें किसानों को दी थी और पूरे प्रदेश को दी थी। और सड़कों का जाल फैलाया, हर जिला मुख्यालय को 4 लेन सड़कों से जोड़ने की योजना बनाई, और एक लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जैसी शानदार सड़क बनाई है। उस पर आप जाएं, देखें कितनी शानदार सड़क अपने संसाधनों से उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है। लेकिन मुझे लगता है योगी जी, एक वरिष्ठ अधिकारी का एक्सीडेंट भी उसी सड़क की गुणवत्ता को लेकर हुआ था। जितनी महत्वाकांक्षी योजनाएं आपकी सरकार की थी उन तमाम पर अब जांच। मैं तो ये दावा करता हूं कि शायद ही भारतवर्ष में उससे बेहतरीन कोई सड़क हो। और ये कुर्सी पे बैठते ही योगी सरकार ने तय कर लिया है कि हर योजना की जांच करानी है, हर एक योजना में भ्रष्टाचार ढूंढना है। तो ये 5 साल भ्रष्टाचार ढूंढते ही रह जाएंगे, ये कोई काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हसीब सिद्दीकी साहब, क्या इसको एक बेहतर कदम माना जाए कि बीजेपी को जिस बुंदेलखंड ने 19 में से 19 सीटें दी थी, अब उसके लिए 6 लेन का एक हाईवे प्रोजेक्ट पास किया गया है, तो यानी अब हर डायमेंशन में सरकार सोच रही है। बुंदेलखंड जो तक पिछड़ा हुआ था उसको भी मेन स्ट्रीम लाने की कोशिश ये है। देखिए, पानी की जो बात कही मैं उस बात से सहमत हूँ जी कि नाक जो है कैसे पकड़ी जाए हाथ घुमाकर, बात वही है। 36,000 करोड़ रुपए जो आप किसान के माफ करना है आपको, वो पैसा आप देंगे नहीं, देंगे तो अन्य स्टेट्स में जो है हंगामा होगा इसके ऊपर। तो आपने जो है वो हाथ घुमाकर आपने पैसा दूसरे हाथ से दे दिया। विकास कार्यों में खर्चा होता वो स्टेट खर्चा नहीं करेगी और केंद्र उसका अपने
जो है वहन कर लेगी, ये एक रास्ता निकला जी। है। अभी जैसा हमारे स्पीकर साहब ने कहा, मैं उस बात से सहमत हूं कि आप जो है 16,000 करोड़ रुपए जो कर्ज लेने जा रहे हैं बैंकों से लेंगे तो आप फ्री तो आपको देंगे नहीं, वो आप इंटरेस्ट लगाएंगे। आप इंटरेस्ट जोड़िए, वो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा वो आप कहाँ से वहन करेंगे। तीसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात है, ये अखिलेश सरकार ने जो जो काम शुरू किए थे हैं, आप सबकी जांच करवाते जा रहे हो, काम में विलम्ब होगा क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन जो काम शुरू हो गए थे, चाहे लखनऊ में जो है गोमती फ्रंट का सुंदरीकरण हो, चाहे जो है जेपी सेंटर हो, चाहे जो है वो जो है मेट्रो हो, या आपकी जो है पूर्वांचल जो एक्सप्रेसवे हो, अगर ये काम रुकता है जी, जांच के नाम पर ही रुके, तो आने वाले जो है 2019 में इसका प्रभाव पड़ेगा। मैं निश्चित रूप से पड़ेगा अगर ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं बनता है, अगर ये काम रुक जाता है। लखनऊ का मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो स्लो होता है, लखनऊ में रिवरफ्रंट सही या गलत, अगर वो काम रुक जाता है तो इसका प्रभाव पड़ेगा। तीसरी बार हमारे अभी जो है स्वास्थ्य ने जो एक बात कही कि साहब बहुत ही पारदर्शिता आ रही है, बहुत वो आ रही है, इसका एक पहलू और भी है जिसमें भी आप लोग और करना पड़ेगा। और ये आप लोग पार्टी वाले लोग जानते हैं ठेका कौन लेता है, छोटा ठेकेदार कौन है, बड़ा ठेकेदार कौन है। ये ठेकेदार आमतौर से सत्तारूढ़ पार्टी के होते हैं, कोई पार्टी भी हो, ये उससे जुड़े होते हैं, इनको लाभ होता है, इनको उम्मीद होती है हमारी सरकार आएगी हमको काम मिलेगा। ठीक है, योगी ने बहुत अच्छा किया, ई टेंडरिंग कर दी, ई टेंडरिंग कर दी आपने, बहुत अच्छा पारदर्शिता उसमें आ गई। कल एक इनके पूर्व मंत्री हमारे साथ बैठे थे एक गोष्ठी में, वो ये बात कहते, बात सही है कि जब उनके कार्यकर्ताओं को काम नहीं मिलेगा, सापा में उनके कार्यकर्ताओं को काम मिला, मायावती जी के कार्यकाल में उनके कार्यकर्ताओं को काम मिला ठेकेदारी का, आपकी सरकार में उनको काम नहीं मिलेगा। आपको जो काम मिलेगा ई टेंडरिंग से, तो वो जो है सापा का भी होगा, बसपा का भी होगा, भाजपा का भी होगा, तो वो पार्टी से नहीं जुड़ पाएगा। जिनको एक राजनीतिक, लेकिन सर पार्टी जुड़ पाए साहब, लेकिन बात तो पॉजिटिव होगी ना कि भाई बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ टेंडरिंग हो रही है, तो वो तो बेहतर चीज है। सरकार के पार्टी सत्ता में क्यों आती है? पार्टी सत्ता में आती है चुनाव जीतने के लिए, सही या गलत तरीका जो भी हो, सत्ता में आती है। जब आपका वर्कर टूट जाएगा आपसे, ये मतलब एक प्रैक्टिकल बात मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं वो बात, वो सिद्धांत तो बात सही है कि पारदर्शिता आएगी, बहुत अच्छा काम है, इसके योगी जी को बधाई देना चाहिए, और मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन इसका एक जो है वो प्रभाव जो है पार्टी पर उनकी पार्टी पे पड़ेगा, और पार्टी कार्यकर्ताओं का दबाव कितना बनेगा इसका आपको एहसास आज नहीं है, कल होगा इनके पार्टी के नेताओं को। ठीक है, हरीश श्रीवास्तव साहब, क्या इस बात का फर्क पड़ेगा कि भाई आप पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं, इसके चलते कार्यकर्ता आपके पास से टूट जाएगा? नहीं, देखिए अनंत जी, हमारी पार्टी नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता से जो वायदा किया था, हमारे लिए अहमियत उस बात की है। हमने जो जनता ने भरोसा दिया है, हमारे लिए अहमियत उस बात की है जी। और कार्यकर्ता से ज्यादा ये लोकतंत्र में जो जनता जनार्दन है, उसके सरोकार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम उनकी आशाओं पर खरे उतर सके तो सबसे बड़ी सफलता, सबसे बड़ा विजय ये होगा कि हम जन आकांक्षाओं पर खरे उतर सके, और उसके लिए सरकार काम कर रही है। और जहां तक बात है, चाहे वो किसानों के जो ऋण माफी का निर्णय सरकार का है, उसके लिए धन जुटाने की बात है, चाहे विकास योजनाओं के लिए है, तो उसके लिए सरकार में ऑलरेडी जो माननीय मंत्रीगण हैं उस पे वो काम कर रहे हैं। और जब बजट आएगा तो वो सारे प्राविधान। हरीश श्रीवास्तव साहब, आप कह रहे हैं कि बजट है नहीं, बजट आएगा और काम कर रहे हैं, चलिए वो बात अलग है, लेकिन ये जानना चाहूंगा कि पिछले तकरीबन 3 महीने होने जा रहे हैं, ऐसा क्या मेरे कहने का मतलब जो पुरानी सरकार के कार्यकाल से कंपेयर उसको ना किया जाए? आनंद जी दोबारा सवाल मेरा है कि 3 महीने तकरीबन आपकी सरकार को होने जा रहे हैं, कैसे यकीन किया जाए कि अब तक जो सरकारें रही हैं उससे अलग ये सरकार है? आप यकीन करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप उसको सूक्ष्मता से देखना चाहें। अगर गांवों को बिजली ज्यादा मिलने लगी, ट्रांसफार्मर जो हफ्तों नहीं बदले जाते थे वो 48 घंटे में बदले जाने लगे, तो किसानों को राहत मिली, आम आदमी को राहत मिली, ये एक बड़ा बदलाव आया। आज जो पीड़ित है, कहीं कानून व्यवस्था पे जो भी अपराध हो रहे हैं, हमें नहीं कहते कि अपराध रुक गए हैं, लेकिन रहे पीड़ित को न्याय मिल रहा है। आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है, वापस मैं लौटूंगा आपके पास। एसपी सिंह साहब, आपके पास में आऊंगा कि
37,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा मौजूदा सरकार के पास जब उन्होंने किसान की कर्ज माफी का ऐलान किया। अभी तक तय नहीं है कि 37,000 करोड़ रुपए आएगा कहां से, कब नोटिफिकेशन जारी होगा, किसान के पास कैसे पहुंचेगा। ब्लूप्रिंट कोई तैयार नहीं है, योजना कोई तैयार नहीं है, तो सिर्फ ये खोखला वादा ना समझा जाए इसको। देखिए, दो विषय पे बात करूंगा मैं जी। एक तो कर्ज माफी वाली बात करता हूं, दूसरा ई टेंडरिंग की बात करता हूं जी। देखिए, कर्ज माफी में तो ये सबको विदित है, सरकार भी चिंतित है इसके बारे में, क्योंकि सरकार का संकल्प था, चुनावी वादा था, तो सरकार को करना है। अब ये पैसा जुटाना है, दो तरह से पैसा जुटाया जा सकता है जी। पैसा या तो जो सरकारी, देखिए जो टोटल बजट है करीब, जो पिछले साल का बजट देखें अब तो लेखा जोखा चल रहा है कि 47,000 करोड़ रुपए का बजट डेफिसिट है एक वर्ष का। और उस बजट डेफिसिट का मतलब जो रेवेन्यू रिसीट्स आनी है जी, वो रिसीट्स का जो इनफ्लो है और जो एक्सपेंडिचर उसके बीच में इतना डिफरेंस है, जो प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर है, प्रोजेक्टेड रिसीट्स है जी। अब इशू ये है कि जब इतना डेफिसिट ऑलरेडी है और 70% आपका जो खर्चा है वो सैलरीज में और सरकार के ओवरहेड में जाता है बजट का जी, बचा 30% में से 27% कमिटेड एक्सपेंडिचर है, जो ऑनगोइंग स्कीम्स है, भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं या राज्य सरकार की स्कीम्स हैं उनका मैचिंग फंडिंग करनी पड़ती है, उसका कमिटेड है। 3% पैसा बचता है पूरे बजट का जो नई योजना के लिए रहता है। ये व्यवस्था है बजट की, हर आदमी जानता है इसको, जो फाइनेंस को जानता है प्रदेश के सब जानते हैं उसको जी। ये चिंता का विषय सबके लिए है। सरकार कहां से बजट जुटा सकती है, या तो जो उनके पास खर्चे जो कर रहे हैं 70% जो पैसा बजट खर्चे में जा रहा है उसको घटाएं, खर्चे को अपने ओवरहेड्स कम करें। वो सैलरी तो कम कर नहीं सकते, ओवरहेड्स खर्चे कम कर सकते हैं। वे अगर छोटे छोटे खर्चे कोशिश भी कर रहे हैं ये लोग करने की, लेकिन उन खर्चों को कितने परसेंट तक, कम से कम भी 10, 15, 20% का वो बचत कर लें जो खर्चे हो रहे हैं। तो 70% की जगह उसमें 50%, 55% जो ओवरहेड्स में जाए या सैलरी में जाए, वहां आप बचत कर सकते हैं। दूसरा, फिर रेवेन्यू रिसीट्स को बढ़ाएं, अपने जो वसूलियां बढ़ाएं रेवेन्यू की। टैक्सेशन एडिशनल तो लेवी कर नहीं सकते हैं, उसी की उसको जो वसूली है उसकी, पुराने बकाए हैं उनको वसूल करना है, बैड डेट्स हैं उनको वसूल करना है, उसके माध्यम से वसूली से बढ़ा सकते हैं वो। या फिर तीसरा सोर्स बढ़ता है भारत सरकार। भारत सरकार जो है वो ऑनगोइंग स्कीम्स के तहत ही पैसा देती है, अलग से पैसा वो लोन माफी के लिए नहीं दे सकती है। जो उनकी स्कीम्स है भारत सरकार की उसी के तहत पैसा देगी। अब ये है कि जो सरकार को मैचिंग फंड देना है राज्य सरकार को, कुछ मैचिंग फंड में जो बचौती कुछ हो सकती है और सरकार उसकी फॉर्मेट चेंज कर दे तो। दूसरा बिंदु बताता हूं, ई टेंडरिंग। ई टेंडरिंग से ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए लेकिन आई नहीं है। मैं दस्तान देता हूं आपको। जब मैं प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास था, मैंने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ई टेंडरिंग लागू कर दिया था। हुआ क्या वहां पे, फिर भी मैंने जब देखा परिणाम कि जिस ठेकेदार को देना ठेकर उसी को मिल रहा है, ई टेंडरिंग तो इफेक्टिव नहीं हुई। उसका कारण बताता हूं कैसे। जैसे आपको 5 तारीख को लास्ट डेट है टेंडर सबमिट करने की कंप्यूटर पे, और 5 तारीख को 5 बजे तक टेंडर सबमिट होना है। तो जो प्रशासक है जिसको या इंजीनियर है जिसको ठेका देना है, उसके पास रिकॉर्ड है कि आज 4 बजे तक, 5 बजे फाइनल होना, 4 बजे तक कितने टेंडर आ गए। उसको यह भी पता रेट क्या है, क्योंकि कंप्यूटर में डिस्प्लेड है और वो कंपाइल भी कर रहा है उसको, तो उसको पता ये रेट आ गए। तो अपने चहेते ठेकेदार को कहता है कि भाई आप 4:45 बजे टेंडर डालना, ई टेंडर, और इतना रेट आ चुका है, तो वो छोटा टेंडर डालेगा। तो ई टेंडरिंग को वर्चुअली फेल कर दिया इस राज्य में। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में तो फेल हुआ है, आगे देखना कैसे होगा। जो कंप्यूटर के पीछे बैठा हुआ व्यक्ति है, यानी कि जो इंजीनियर जो ठेका देता है, एक्सीएन है, एई है जो ठेका देता है, उसको सारा कुछ पता है कि भाई उसे पता है कि 4:30 बजे तक किसने टेंडर डाला। तो ये ई टेंडर, अगर आदमी चाहे जो बैठा मशीन के पीछे, वो ई टेंडरिंग को फेल करना चाहे तो फेल कर सकता है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में यही हुआ, वो फेल हो चुका है ई टेंडरिंग। यूपीएसआईडीसी में फेल हो चुका है। आप देखिए, आपको यूपीएसआईडीसी में इंक्वायरी चल रही है एक, इसमें बहुत बड़े ठेके दिए गए हैं, जो उसमें गंगा, ट्रांस गंगा में, वो ठेके भी मैनिपुलेटेड है पूरी। ई टेंडरिंग हुई है सब में, सब मैनिपुलेटेड है वो, कि जिसको देना उसी को मिल रहा है। कितना डिफरेंस है, केवल 0.2%, 0.1% का डिफरेंस है। वो लास्ट मिनट पे डाले गए टेंडर्स हैं। तो जिसको दिया जाना ठेका, वो लास्ट मिनट पे टेंडर पड़ते हैं, रेट उसको बता दिया जाता है कि इतने तक आ चुका है, इससे लो में डालना आप। तो ई टेंडरिंग फेल हो जा रही है एक्चुअली। ठीक है, ये मैं कॉशियस कर रहा हूं। अब इसमें ये है कि अगर आउटसोर्स करते हैं ई टेंडरिंग को कोई थर्ड पार्टी उसमें इन्वॉल्व हो, तब वो बच सकता है कि भाई टीसीएस को दे दिया, टीसीएस मॉनिटरिंग करेगी, इंजीनियर के हाथ में नहीं है, तब ये हो सकता है संभावना। तो ये मैं सजेशन दे रहा हूं सरकार को कि अगर वो आउटसोर्स कर दे ई टेंडरिंग को, पीडब्ल्यूडी की ई टेंडरिंग पीडब्ल्यूडी हैंडल नहीं करेगा, आउटसोर्स करके थर्ड पार्टी करेगी, तो ये संभावना है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी हो जाए। हरीश श्रीवास्तव साहब, जो थ्रेड बताइए, जो कॉशियस किया है एसपी सिंह साहब ने, इससे कैसे निपटेगी सरकार? देखिए, सरकार ने जो योजना लागू की है, वो सिंह साहब बता रहे हैं तो उनका अनुभव है, मैं उसको कंट्राडिक्ट नहीं करता।
जी। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, ये जो ऑनलाइन जो टेंडर प्रोसेस होते हैं, सबको उस साइट पे जाकर के अपने रेट भरने होते हैं, और जब वो खुलता भी है तो एक ही साथ खुलेगा। उसको ऐसा तो है नहीं कि कोई एक के बाद वो, ठीक है कि एक टाइम है, उस टाइम ड्यूरेशन में सबको ऑनलाइन लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जब ओपन होगा तो एक साथ होगा, ये थोड़े है कि एक एक करके कोई ओपन कर सकता है उसको। तो अगर जो फेयर व्यवस्था है वो ये है। अब बाकी तो उसमें बहुत है कि तमाम जगह उसमें सर्वर से आप उसको इन न होने दो। तो जहां जब भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाली सरकारें थी तो ये सब प्रैक्टिस करती थी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जो माननीय योगी जी की सरकार में पूरी पारदर्शिता के साथ ये विकास योजनाओं का वही, ढांचे के स्वरूप की हम लोग बात कर रहे थे कि ढांचा वही रहता है तो पारदर्शिता रहेगी कि नहीं रहेगी, इसका सवाल उठ जाते हैं। अनंत जी देखिए, ढांचा को रातों रात बदला नहीं जा सकता। ये जरूर है कि जो पॉलिटिकल विल है उसके नाते ढांचे में जितना मैक्सिमम सुधार संभव है उसको करने का प्रयास सरकार कर रही है। कुछ कहना चाहिए इस बारे में, क्योंकि जो बातें एसपी सिंह साहब ने बताई हैं वो आप ही कार्यकाल के दौरान की आप ही की सरकार थी। उससे अनंत जी हरि जी, अनंत जी देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अगर आज आपके इस सम्मानित चैनल पर इस बात की चर्चा हो रही कि मंत्री कमीशन नहीं लेगा, प्रमुख सचिव कमीशन नहीं लेगा, तो अगर ये चर्चा हो रही है कि मंत्री, इसके माने मंत्री कमीशन लेता था, प्रमुख सचिव कमीशन लेता था, तो अगर ये जो भ्रष्टाचार का सिस्टम इस हद तक डिस्कस हो रहा है तो ये एक शर्मनाक बात थी। सर, इसमें कोई अनदेखी बात नहीं है, कोई अनदेखी बात नहीं है। भ्रष्टाचार अगर शुरू होता था तो ईडी से लेकर चोटी तक पहुंचता था, हर व्यक्ति अगर चेन में बंधा होता था तभी भ्रष्टाचार हो सकता है। चेन कहीं भी टूटेगी तो भ्रष्टाचार उसी व्यवस्था को बदलने के लिए उसी व्यवस्था को बदलने के लिए जनता ने एक मैंडेट दिया है। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं कि जनता की उम्मीदों पर और जनता के मैंडेट पर खरा उतरेगी सरकार। ये पूरी तरह से राजकुमार जी, जो भ्रष्टाचार की बातें यहाँ पर हो रही हैं, आपकी सरकार के कार्यकाल के दौरान की बात सर यहाँ पर हुई। जब आपने श्रीवास्तव जी से पूछा कि सरकार भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या करेगी जी, तो उन्होंने बड़े जोर शोर से ये कहा कि हमारी सरकार ई टेंडरिंग ला रही है। और ये अभी पांडे जी ने बताया कि ई टेंडरिंग हमारी सरकार के समय ही शुरू हो चुकी थी, अखिलेश यादव जी ने शुरू की थी। और ये बात सही है कि उसमें टेंडर में जो भ्रष्टाचार है वो तो खत्म हो जाएगा ई टेंडरिंग से, लेकिन असली भ्रष्टाचार होता है बिल पे। जब ठेकेदार का बिल पास होने के लिए इंजीनियर के पास जाता है तब पैसे लिए जाते हैं जी। उसे श्रीवास्तव जी कैसे टेंडरिंग में कुछ बाइफरकेशन यहाँ पे होते थे। ई टेंडरिंग से जो टेंडर पे पैसे लिए जाते थे उसमें वो बंद हो गया। ई टेंडरिंग में किसी को पता नहीं होता कि किसका रेट कम है, किसका ज्यादा है, किसको टेंडर जाएगा। और जब ई टेंडरिंग नहीं थी, वो हमसे पहली सरकार में, मायावती जी की सरकार में ये होता था कि नोएडा में एक आदमी बैठता था टेंडर लेके और वहां पैसे दे के 7% पैसे दे के टेंडर ही उसे दिया जाता था। उस एक आदमी को 3 टेंडर दे दिए जाते थे और वो अलग अलग कंपनियों के नाम से 3 टेंडर डाल देता था और एक टेंडर उसका निकल जाता था। ये भ्रष्टाचार हमारी सरकार ने आगे खत्म किया, अखिलेश यादव जी ने खत्म किया। और ये कहा गया कि टेंडर कोई भी डाल सकता है, ई टेंडरिंग होगी और कितने ही टेंडर आए किसी को रोका नहीं जाएगा। तो उसमें वो भ्रष्टाचार तो समाप्त हो गया। लेकिन आज जो आप बात कर रहे हैं पारदर्शिता की और भ्रष्टाचार रोकने की, जो ठेकेदार से जो इंजीनियर कमीशन लेता है, जो बिल पे लेता है, उसे कैसे रोकेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? उस पर कुछ कवायद करने की जरूरत है। इसमें पार्टियों की बात नहीं है, ये बात सही है कि सिस्टम खराब हो चुका है, सिस्टम में भ्रष्टाचार जो है घुन की तरह लग चुका है जी। इसको रोका जाना जरूरी है जी। और ये मैं ये भी मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, अकेले भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है, हमारी पार्टी भी इसमें सहयोग करेगी। लेकिन रोकने के लिए कोई खाका बनाए। स्वीकार करते हैं कि आपकी पार्टी की जब कार्यकाल रहा था तो उस दौरान भी ये चीज बढ़ी थी? नहीं, हमारे कार्यकाल में कम हुई थी। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार को काफी हद तक लगाम लगाई, काफी हद तक कमीशन खोरी बंद की और तभी उसी योजना के तहत कृष्णकांत पांडे जी इत्तेफाक रखते हैं जो राजकुमार भाटी साहब कह रहे हैं इस चीज से? नहीं, बिल्कुल सही राजकुमार भाटी साहब कह रहे हैं कि इनकी सरकार में, जो सरकार पिछली 5 साल तक अखिलेश यादव की थी, उसमें विकास के कार्य भी हुए जी। और इसके बाद उसमें अराजकता भी कम हुई पिछली सरकारों की तुलना में, और उसमें भ्रष्टाचार भी पिछली सरकारों की तुलना में कम रहा। तो फिर 27 साल हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे
फिर तो 22 साल बोलते आप, फिर 27 साल क्यों बोलते थे? बड़ा पुराना हो गया, बड़ा पुराना हो गया, 27 साल हो गया, 22 साल कहते ना बड़ा पुराना हो गया। अब तो 7 साल पहले गठजोड़ हो चुका है। अनंत जी बड़ा पुराना हो गया, बहुत बार इसके बारे में आपके चैनल पे जवाब दिया जा चुका है। हम केवल एक चीज कहना चाहते हैं कि सरकार, जैसे मैंने खुद कहा अपने बयान में जी, कि सरकार के मंत्री और प्रमुख सचिव स्तर तक तो कमीशन लेने की बात अभी बंद की गई है। मैं किसी पर्टिकुलर एक विभाग की बात क्या, कोई मैं सरकार में और सत्ता में तो हूं नहीं जी, तो लेकिन स्थिति है कि जिलों पे वो भ्रष्टाचार 1% भी कहीं रुक नहीं रहा है। अच्छा, और इस सरकार ने जिस तरह से किसानों से वादे किए थे जी, या जनता से जिस तरह के वादे किए थे, चाहे बिजली की समस्या रही हो, अभी हमारे बड़े भाई ने कहा कि बिजली गांव में मिल रही जी। है। सच यह है कि पिछले अखिलेश यादव की सरकार की तुलना में अगर निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो बिजली की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। कानून व्यवस्था की स्थिति भी पहले से यह मानना पड़ेगा कि बदतर हुई है, कहीं से बेहतर नहीं हुई है जी। और एक चीज, जब किसानों को जब हमने वादा इस सरकार ने किया था 2014 में कि हम इनका जो उत्पादन मूल्य है उसमें 50% का इजाफा करेंगे, और कोर्ट में ही आज बयान हल्फी इस सरकार द्वारा दिया गया कि नहीं, हम 50% का इजाफा नहीं कर पाएंगे, हम उसको भी छोड़ते हैं। जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका के मोजाम्बिक में हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा एक भाषण दिया गया, वहां के किसानों को कहा गया कि आप अरहर पैदा करिए, दक्षिण अफ्रीका के देश में पिछले साल, और यह अरहर 6,000 रुपया प्रति क्विंटल के रेट से हिंदुस्तान खरीदेगा। और इतने नहीं, मोजाम्बिक में चूंकि एसपी सिंह साहब हमारे बड़े अधिकारी प्रदेश में रहे, इनको अच्छी तरह पता होगा, आप लोग भी वरिष्ठ भी जानते ही होंगे, 6,000 रुपया प्रति क्विंटल के रेट से उस देश से अरहर की खरीद हुई हमारे देश में, और हमारे देश में 5,200 रुपया समर्थन मूल्य तय हुआ दलहन की खरीद का। ठीक है, और वह भी सरकार। कृष्णकांत पांडे जी, मुद्दे थोड़ा हम लोग भटक रहे हैं सर। उत्तर प्रदेश के लिहाज से पहले बात करते हैं देश की अर्थव्यवस्था के लिए जी, इस मुद्दे पर भी सर बिल्कुल डिस्कशन होगा, इस बात पर चर्चा बिल्कुल होगा। क्विंटल बेचना पड़ा जी, इसी का नतीजा आज मध्य प्रदेश भोग रहा है, उत्तर प्रदेश भोग रहा है। ठीक है हरीश श्रीवास्तव साहब, ठीक है कृष्णकांत जी वापस लौटूंगा आपके पास। हरीश श्रीवास्तव जी, जो आप कह रहे हैं बिजली की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, सड़कों की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को कम करने की बात कर रहे हैं, हर बात की मुखालफत तो कृष्णकांत पांडे जी यहाँ पर कर रहे हैं, कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं ऐसा प्रदेश में। देखिए अनंत जी, पांडे जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो उनको कुछ झूठ सांच आंकड़े देने हैं आपके ही चैनल पे। इनके आंकड़े सही है, मेरे आंकड़े गलत हो गए। अनंत जी, नहीं मैं उदाहरण दे रहा हूं जी, मैं कोई भी जो आपके चैनल पे किसी पैनल में मैं डिस्कशन में होता हूं तो जो पैनल जो बिंदु आते हैं उसको मैं वेरीफाई भी करता हूं जी, और अगर कोई सरकार तक बात पहुंचानी होती है तो उसको भी मैं पहुंचाता हूं जी। पांडे साहब ने एक दिन कानून व्यवस्था पे बहस को लेकर के इन्होंने कहा कि गोरखपुर में 45 थानों में या 35 थानों में एक ही जात के एसओ नियुक्त हैं। तो मैंने सोचा कि भाई यही आरोप हम सपा सरकार पे लगाते थे। तो चैनल से जाने के बाद मैंने जब वेरीफाई किया तो पता यह लगा कि गोरखपुर क्षेत्र के 200 थानों में जिनकी तरफ इनका इशारा था, 200 थानों में 35 थानों में उस जात वर्ग के एसओ थे। तो पांडे साहब का जो उदाहरण है, पांडे साहब जो बात कह रहे हैं उसकी तथ्यात्मकता, इसे कांग्रेस के प्रवक्ता है कुछ अपना नंबर बढ़ाने के लिए मतलब कुछ बात कहेंगे। दक्षिण अफ्रीका के देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वादा नहीं किया था, और अच्छी बात उत्तर प्रदेश को था संभाल लें, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका पहुंचेगा आप लोग। 17 थाने ठीक है, गोरखपुर की कर रहे हैं तो आप लखनऊ की देख लीजिए। और जिस तारीख को मैंने गोरखपुर की बात, चलिए ठीक है कृष्णकांत पांडे जी, हरीश श्रीवास्तव जी, दोनों के पास में वापस लौटूंगा। ठीक है सर, दोनों के पास में वापस लौटूंगा। एसपी सिंह साहब, उसी तारीख कतई नहीं झूठ आपने बोला था उसको बिजली जो आपने झूठ बोला था उसको। कृष्णकांत पांडे जी, हरीश श्रीवास्तव सर, 20 घंटे बिजली मिलती थी सर, और आज स्थिति है कि आप दोनों से सर विनम्र निवेदन है, आपसी बहस इस चीज को ना बनाए। चर्चा के लिए हम लोग यहाँ पर हैं, चर्चा ही रखते हैं सर, इसको बहस में तब्दील हम लोग नहीं करते हैं। बहुत मेहरबानी होगी आप दोनों की। एसपी सिंह साहब, जब प्रदेश सरकार बिना किसी ब्लूप्रिंट के किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर देती है, लेकिन अब 2 महीने बीत जाने के बावजूद भी नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, न ही सरकार को यह ठिकाना होता है कि पैसा कहां से आएगा, तो फिर सरकार के इकबाल पर विश्वास कैसे किया जाए? हम तो 7 आदमी को बिजली रही है,
हरीश जी, सरकार कृष्णकांत पांडे जी, हरीश जी, सब दोनों से निवेदन है मेरा, आप दोनों से। 10-10 साल के लड़कियों के साथ रेप हो रहा है। अरे कृष्णकांत जी, जो प्रदेश का कृष्णकांत जी, सर अपनी बारी का आप इंतजार कीजिए, आपके पास मैं लौटूंगा, अपने पॉइंट आप रखिएगा उसके बाद। कृष्णकांत पांडे जी, सर बहुत मेहरबानी आपकी होगी कि चर्चा को चर्चा रहने दें, बहस आप लोग ना बनाएं। एसपी सिंह साहब, जो सवाल मेरा आपसे था कि 37,000 करोड़ के आपने किसान के कर्ज माफी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन अभी तक सरकार के पास ब्लूप्रिंट तक तैयार नहीं कि पैसा कहां से आएगा। तो आने वाले वक्त में क्या आपको लगता है कि मौजूदा जो आर्थिक स्थिति है सरकार की, किस सरकार राज्य से खुद जनरेट कर पाएगी इतना पैसा? देखिए, सरकार ने संकल्प में अपने आप को बांध लिया जी, बैकआउट तो कर नहीं सकते। जरूर निश्चित रूप से कोई होमवर्क चल रहा होगा कि पैसा कहां से आए। जी, चुनौती बहुत है क्योंकि पैसा खजाना खाली है जी। अब ये कैसे खाली है, कब से खाली है, ये तो फिर पॉलिटिकल इशू बन जाएगा जी। लेकिन जब आप जानते हैं 30,000 करोड़ रुपए, 22,000 से लेके 30,000 करोड़ रुपए का जो खर्चा एडिशनल एक एक्सप्रेस वे को बनाने में लगा, उसकी उपयोगिता होगी आने वाले भविष्य में। लेकिन वो बर्डन तो सरकार के ऊपर रहा ना, बजट से गया ना, तमाम योजनाओं को पैसा काट के पैसा दिया गया ना जी। तो मुझे लग रहा है कि जो तमाम ऑनगोइंग स्कीम्स है, हो सकता है उनसे कटौती हो जी। और एक सरकार काम और कर सकती है। मैं चूंकि आलोचना खाली करूं, सुझाव ना दूं, जी। और कर भी रही होगी, मैं तो चीफ सेक्रेटरी साहब को भी सुझाव दे देता हूं जब मुझे मौका मिलता है कि जो आपकी रिडंडेंट हो रही स्कीम्स हैं, जो पार्टली फेल्ड स्कीम है, जो स्कीम्स ऐसी हैं जिनको वास्तव में आवश्यकता कम है, आवश्यकता तो हमेशा रहती है, उनको अभी बैक बर्नर पर डाल दिया जाए जी। क्योंकि आपको सेविंग करनी है, आपको कुछ ना कुछ तो करना है। और मेरी कंसर्न है बहुत ज्यादा किसान के बारे में, क्योंकि मैं अभी औरैया गया था, किसानों में निराशा जागृत हो रही है। किसानों को लग रहा है कि साहब ये वादा जो हुआ था हुआ क्या इसका, और नोटिस आ रहे हैं बैंक के जी। तो अगर बैंक चूंकि राज्य सरकार के अधीन नहीं है जी। तो बैंक को खाली मौखिक रूप से काम नहीं बनेगा, उनको लिखित में ही आप देंगे तब भी नहीं मानेंगे। वो तभी मानेंगे जब उनके खजाने में, खाते में किसान के पैसा जाएगा जी। और ये जो ब्याज की सुई घूम रही है, जो 3 महीने हो चुके हैं, अभी 5 साल तक घूमेगी सुई, तो ब्याज बहुत बढ़ता चला जाएगा। किसान भी पे नहीं करेगा, वो समझेगा मेरे तो माफ हो गया जी। तो ये एक विशेष सर्किल में फंस ना जाए, ये मेरा कंसर्न है खाली। हाँ, इतना जरूर है कि ये 36,000 करोड़ के व्यवस्था किसान सर फंसा तो है क्योंकि मार्च में किसान को क्रेडिट कार्ड अपना रिन्यू कराना होता है और इसी भरोसे बैठा रहा था कि सरकार बनती है तो हमारा कर्ज माफ हो जाएगा, लेकिन अब उसी क्रेडिट कार्ड के ब्याज पर ब्याज भी किसान के ऊपर आ रहे हैं, तो किसान के ऊपर अतिरिक्त बोझ और पड़ रहा है सर। और देखिए, एक चीज मैं आपको बहुत बता दूं, एक चीज और बता दूं, अनुमति देंगे जी। अभी देखिए सूखा आने वाला है, बुंदेलखंड पूर्वांचल में सूखा आएगा, पानी की शॉर्टेज होनी है। यद्यपि पिछले साल बरसात हुई थी, अभी सूखा आएगा, और ये जब सूखा आता है और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट का समय आता है, किसान इनका जो कि मार्च के बाद पेमेंट का समय आता है जी। तो ये किसानों की आत्महत्या का दौर चालू होने वाला है। आप जानते हैं कि सूखा के दौरान होता है आत्महत्या का दौर। आत्महत्या का दौर शुरू होगा तो एम्बेरसमेंट होगा, जैसे अभी हत्याओं का या रेप्स के इसके बारे में हो रहा है। तो मेरा कंसर्न नहीं है कि वास्तव में कुछ ना कुछ प्लान लेके सरकार को आना होगा और समय देते हुए आना पड़ेगा। 3 महीने का समय कम है, लेकिन इतना कम भी नहीं है, प्लान अपनी आनी चाहिए ताकि किसान कम से कम धैर्य तो माने ना, ढंग से क्या करना है मुझे। प्लान आपके पास तैयार होना चाहिए। राजकुमार भाटी साहब आपके पास मैं आऊंगा कि सरकार जब कोई योजना लेकर आती है, कोई घोषणा करती है, तो क्या ये वाजिब नहीं होता, क्या तर्कसंगत नहीं होता कि घोषणा करने से पहले आपके पास प्लान तैयार हो, बजाय इसके कि आप घोषणा कर दें उसके बाद फिर आप ढूंढें कि हमारा प्लान क्या था, हमारे पास पैसे कहां से आएंगे? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे आपने बिल्कुल ठीक कहा। घोषणा करने से पहले ये तय होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि हम ये पैसा कहाँ से जुटाएंगे। ये हवाई घोषणा करने से जनता को निराशा होती है। वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश में यही हुआ है, जो भी इन्होंने मुद्दे उठाए थे चुनाव में, उन सब पे सरकार फेल हुई है जी। ना तो ये किसानों का कर्जा माफ कर पाए, न ये गाँवों को बिजली दे पा रहे हैं। पहली बार बिजली के लिए आंदोलन हो रहे हैं, सड़क जाम की जा रही है, वरना हाँ, जब हमारी सरकार थी कहीं आंदोलन नहीं हुए, बहुत अच्छी बिजली मिल रही थी। और नए कानून व्यवस्था संभाल पाए। पुलिस पिट रही है जी। 83-84 दिन हुए हैं सरकार को बने, 50 बार कम से कम पुलिस पिट चुकी है। पुलिस के ऊपर रेत माफिया गोली चला रहे हैं और थानों में घुस के एसएसपी के घर पे पथराव हो रहे हैं। होते थे आपके यहाँ ट्रांसफर होते थे, अगर कोई अधिकारी कुछ करता ट्रांसफर में तो रिकॉर्ड कायम कर दिया योगी जी की सरकार ने, रिकॉर्ड कायम कर दिया ट्रांसफर में। ट्रांसफर तब होते बल्क में ट्रांसफर हुए, कुछ कहा जाता था 100, 150, 200 ट्रांसफर एक दिन में हुआ था, वो नजीर बना था खुद में अपने आप में जी। एनसीआर में दुर्गा शक्ति नागपाल का जो ट्रांसफर हुआ था वो भी नजीर बना था, तो वैसा ही तो कुछ आपकी सरकार में होता था। दुर्गा शक्ति नागपाल के खिलाफ एक गंभीर शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच कराई गई थी। उन्होंने रमजान के महीने में एक गांव में जाकर मस्जिद की दीवार गिरवाई थी और दुर्गा शक्ति नागपाल को उसके लिए सस्पेंड किया गया था। भाटी साहब
ठीक है, अब तो सही बोलो कम, अब तो सरकार नहीं हम जब भी सही बोलते थे, अब भी श्रीवास्तव जी सही बोल रहे हैं। ठीक है। दुर्गा शक्ति नागपाल ने एक गांव में जाके वो दीवार गिरवाई थी मस्जिद की रमजान के महीने में जी, और उससे सांप्रदायिक तनाव फैलने का खतरा था, चलिए इसलिए ठीक है, सरकार हालांकि ने सस्पेंड किया अफवाहें था। कुछ ऐसी भी थी कि कुछ रेत माफिया के लोग थे, कुछ नहीं, और रेत माफिया से कोई संबंध नहीं था उस सरकार बात में का। बहुत ज्यादा पैठ थी, असली वो बात तो कोशिश रेत की गई माफिया थी। का खेल खैर था। वो अलग चीजें वो हैं। केवल मीडिया की असली बात चर्चा तो थी। रेत माफिया का ही था। वो केवल मीडिया की हसीब सिद्दीकी चर्चा साहब, थी। आपके पास मैं आऊंगा कि मौजूदा वक्त में 3 महीने सरकार को होने वाले हैं। अमूमन जो बड़े वादे किए गए थे सरकार की तरफ से, उनमें पूरी खरी उतरती सरकार नहीं दिखी है। अगर आनंद फानंद में चीजें की जाएंगी या फिर जनता को समझाने के लिए किया जाएगा या फिर अपने वादे पूरा करने के लिए जल्दबाजी में चीजें की जाएंगी, तो तब क्या विकट स्थिति पैदा नहीं होगी? हो सकता है भ्रष्टाचार तब जाके बढ़ जाए, क्या संभावना रहती है? नहीं आनंद, देखिए भाटी जी, अभी जो बात कही भाटी जी ने अभी जी, कि वादे ऐसे किए जाएं जो पूरे हो सकेंगे। अगर पूरे नहीं होंगे तो उसका पॉलिटिकल जो है इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर। इनकी ही सरकार ने एक वादा किया था, इंटर वालों को हम लैपटॉप देंगे, हाई स्कूल वालों को जो है टैब देंगे हम। हाई स्कूल वालों को उन्हें टैब नहीं दिया, उनकी संख्या अधिक थी, इंटर की संख्या कम थी। और रिजल्ट क्या हुआ उसका कि जब आपने उनको टैब नहीं दिया तब वो हाई स्कूल में उन्होंने पास किया था, तब वोटर नहीं थे, 12 में वोटर नहीं थे वो, लेकिन 17 में वो वोटर हो गए। वो उनको लैपटॉप दे दिया आपने, उसका आपको जो है भोगना पड़ा, जैसा भोगना पड़ सकता है बीजेपी को। अगले चुनाव में इन्हें वादा किया था कि हम किसानों का जो है कर्ज माफ करेंगे। ये नहीं था कि सीमांत होंगे या मध्यम होंगे या कौन होंगे, ये कोई इस पर हेडर नहीं था। कहा था किसानों का हम कर्ज जो है माफ करेंगे। वो बर्डन, टोटल बर्डन था वो 85 लाख हजार करोड़ रुपए का, तो घर के 35 पे आ गया है। तो अब जो लोग कट गए, जैसे इनका हुआ कि आपने टाइम नहीं दिया, वैसे जो किसान कट गए हैं, तो किसान उससे बाहर हो रहे हैं, वो आपके खिलाफ जो है ऑफेंसिव होंगे आने वाले 19 के या उसके बाद के जो है 23 के चुनाव में। ये बात जो है 22 के चुनाव में, ये बात जो है आपको और करना पड़ेगी। तो किसी पार्टी के लिए, जैसा अभी भाटी ने कहा, कोई पार्टी भी हो, चाहे उनकी अपनी पार्टी क्यों ना हो, घोषणा करने से पहले उसे सोचना चाहिए कि इसे हम पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये एक, वरना उसको लॉन्ग टर्म जो है। ठीक है सर, हालांकि 3 महीने का वक्त हुआ है, जैसे कि एसपी ने कहा वक्त कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि सरकार अपने वादों की कम से कम पृष्ठभूमि तैयार न कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के, चर्चा को बेहतर बनाने के लिए। और लोग में फिलहाल सिर्फ इतना ही।